हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर आप बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 कर रहे हैं और आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, ये अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ये कहूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। उन सभी को लिया गया है इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होने वाली हैं फुल बुक एक्सप्लेनेशन वो भी आप देख पाएँ, क्योंकि हम इस वीडियो में भी फुल बुक एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हिंदी की बुक का, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। और ये जो हमारी बुक है ये सेमेस्टर 6 की है, बीए प्रोग्राम की है और ये ड्यू सोल की बुक है। ठीक है, इसका आज हम फुल बुक एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है फुल बुक एक्सप्लेनेशन तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अपनी स्टडी को कर पाएँ और अपने नंबर अच्छे से ला पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो की। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा इस पूरी बुक में से, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कला विधा के रूप में सिनेमा और उसके सिद्धांतिकी का परिचय दीजिए। यानी कला विधा के रूप में आप सिनेमा और उसके सिद्धांतिकी का किस तरह से देख सकते हैं, उसका किस तरह से परिचय दे सकते हैं, इस बारे में चर्चा करनी है। चलिए पहले हम कला को देख लेते हैं। कला का अर्थ सृजन से है। सृजन से अभिप्राय है कि किसी भी नई चीज का निर्माण करना अथवा उसका उपयोग करना। यानी कला का अर्थ जो है वो सृजन से है, और सृजन का जो अभिप्राय है, सृजन का जो मतलब होता है वो किसी भी नई चीज का निर्माण करना या फिर उसका उपयोग करना या फिर किसी भी नई चीज को सीखना, किसी भी नई चीज को करना हमारा सृजन कहलाता है। और सृजन का अर्थ ही होता है कला। ठीक है, तो कला जो है किसी भी नई चीज़ को सीखने की या फिर किसी भी नई चीज़ को करने की हो सकती है। ठीक है, कला के कारण व्यक्ति नई कौशल को सीखता है तथा अपने मस्तिष्क का विकास करता है। और एक कला ही है जिससे व्यक्ति नई चीज़ें, नई कौशल को सीखता है और अपना जो मस्तिष्क होता है, अपना जो दिमाग होता है उसका विकसित करता है। किस तरह से, देखिए, जब हम कोई बच्चा होता है, कोई डांस करना सीखता है तो वो नए मूव्स करना सीखता है, तो उसका जो मस्तिष्क है उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है कि हाँ, हमें हाथों को इस वे में चलाना है, पैरों को इस वे में चलाना है। या फिर अगर हम टीचिंग का एग्जाम्पल लें तो देखिए, पहले कोई भी टीचर जब पढ़ाना स्टार्ट करता है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन जब वो कौशल करता है, जब वो सीखता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है उसमें पता चलता है, उसको अनुभव होता है कि हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या सही वे है पढ़ाने का, क्या गलत वे है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे कला के अंतर्गत आ जाती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को नए कौशल को सीखने में मदद करती हैं। ठीक है, अब सिनेमा में कला का महत्व, अब हम देखेंगे सिनेमा में कला का क्या महत्व है, कला क्यों इम्पॉर्टेंट है सिनेमा के अंतर्गत। यानी हमारी जो फिल्म वगैरह होती हैं, जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं, उसमें क्यों सिनेमा में हमारी कला इंपॉर्टेंट है, किस तरह से, चलिए देखते हैं। सिनेमा के अंतर्गत कई कलाओं को रखा जाता है। यानी सिनेमा के अंतर्गत सिर्फ एक या दो कला नहीं, कई कला आती हैं, जिसमें से नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय और चित्रकला और भी अन्य कलाएं भी इसमें शामिल होती हैं, क्योंकि देखिए किसी भी मूवी में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कला विधा के रूप में सिनेमा और सिद्धांतिकी। अब हम देखेंगे कला विधा के रूप में किस तरह से सिनेमा और सिद्धांतिकी होता है। ठीक है, कला अपने यथार्थ व व्यापक रूप में एक ऐसा मानवीय प्रयत्न है। यानी जो कला है वो अपने यथार्थ व्यापक रूप में एक मानवीय प्रयत्न है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। कला के अंतर्गत आनंद को देखा जा सकता है तथा मनुष्य के दुख दर्द का निवारण भी हम कला के अंतर्गत देख सकते हैं। यानी देखिए, कला के अंतर्गत हमें क्या दिखता है कि हमें कोई भी कला के अंतर्गत हम देख सकते हैं किसी भी मनुष्य के जो दुख दर्द है या फिर उसकी जो परेशानी है उसका निवारण देख सकते हैं। किस तरह से, देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जिसे डांस करना पसंद है और उसे डांस करना इतना पसंद है कि वो हमेशा डांस करना चाहता है, तो वो अपनी कला को प्रदर्शित करके, अपनी कला को बढ़ाकर अपना जो दुख है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने दुख को डांस के ज़रिए दिखाते हैं या फिर ये कहें गाने के ज़रिए दिखाते हैं। अगर हम गाने का एग्जाम्पल लें, संगीत का एग्जाम्पल लें, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमोशनल सॉन्ग्स गाते हैं तो अपने दुख को प्रकट करते हैं, तो उनसे उन्हें उस चीज़ से आनंद मिलता है,
उन्हें उस चीज़ से खुशी मिलती है और जो उनका दुख होता है वो भी कम होता है। तो कला एक दुख दर्द कम करने का भी माध्यम है, क्योंकि किसी व्यक्ति को नृत्य करना पसंद है और दूसरे व्यक्ति को चित्रकारी करना पसंद है तो वह उसके पसंद अथवा दुख का निवारण कर सकता है। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी को नृत्य करना, चित्रकारी करना या फिर संगीत गाना पसंद है तो वो उस चीज़ को करके अपने आप को खुशी कर सकता है। अगर कोई चीज़ हमें पसंद होती है और हम वो चीज़ करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ हम वो चीज़ कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है जिसकी वजह से खुशियाँ मिलती है। जैसे कि मुझे पढ़ाना आप लोगों को पसंद है, अब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे फॉलो करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, तो उस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मैं एक अच्छा कार्य करती हूँ। और अगर ना करूँ किसी भी दिन तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी, काश मुझे आज भी वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी या फिर ये भी हो जाए वो भी कवर हो जाए, ताकि आप लोगों को हेल्प हो और मुझे भी उस चीज़ में खुशी मिलती है। तो इसीलिए जो कला होती है हमारी, पढ़ाने की कला हो गई, सीखने की कला हो गई, नृत्य की, संगीत की, कोई भी कला क्यों ना हो, तो वो दुख का निवारण भी करती हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, सिनेमा कई श्रेष्ठ कलाओं का एक मिश्रित रूप है। जी हाँ, सिनेमा जो है वो कई श्रेष्ठ कलाओं का मिश्रित रूप है, क्योंकि हम सिनेमा के अंतर्गत, मूवीज़ के अंतर्गत कई कलाओं को देख सकते हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं, सिनेमा में हम कला के मिश्रण को देख सकते हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि। यानी हम कह सकते हैं जो सिनेमा है उसमें हम संगीत, उसमें हम जो कला है उसके मिश्रण को देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पिक्चर वगैरह में संगीत होता है, नृत्य होता है, चित्रकारी होती है और एक्शन वगैरह होता है। ये सारी कलाएं हम देख सकते हैं किसी भी मूवी या फिर सिनेमा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, ये कला है, ठीक है, कला की सुंदरता सिनेमा में। अब हम देखेंगे कि कला की सुंदरता किस तरह से सिनेमा में देख सकते हैं। देखिए, पहले शब्द जो होते हैं वो कोई भी व्यक्ति के जो शब्द होते हैं, जो हमारी कला होती है, शब्दों की कला, वो हम सिनेमा में देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डायलॉग वगैरह होते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, वो किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है या फिर उसके शब्द अच्छे हैं तो वो किसी का भी मन जो है वो मोह हो सकता है या फिर उसका माइंड चेंज कर सकता है। इसीलिए शब्द जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सिनेमा में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके डायलॉग्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो प्रभाव है वो हम समाज पे देख सकते हैं। तो शब्द जो है वो कला है, एक तरह से अच्छे शब्द का यूज़ करना ये भी एक कला है, और उसमें सिनेमा के अंतर्गत हम देख सकते हैं रूप, किस तरह से किसी भी रूप को दिखाया जाता है, किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, वो भी तो एक कला है किसी चीज़ को प्रेजेंट करने की। तो सिनेमा में हम रूप जो होता है उसको देख सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को प्रकट किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। और फिर आप लिख सकते हैं संगीत। जी हाँ, संगीत भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए किसी भी सिनेमा या किसी भी मूवी में संगीत का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, मूवी को हिट बनाने के लिए, मूवी को आगे बढ़ाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए और अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए संगीत का यूज़ किया जाता है, जिससे सिनेमा आगे बढ़ता है। और संगीत जो है वो एक कला है, ठीक है। आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, सिनेमा आज एक कला के रूप में सर्वमान्य हो चुकी है। किस तरह से देख, सिनेमा को एक कला के रूप में उभारने में पश्चिमों के देशों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिनेमा जो है वो आज एक कला के रूप में उभर चुका है, क्योंकि सिनेमा में या फिर ये कहें फिल्मों में वही लोग तो कार्य करते हैं जिनके पास कला हो, एक्टिंग की कला हो, कुछ करने की कला हो। तो ये जो उभरा है ये किस तरह से उभरा है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो पश्चिम के देशों ने निभाई है। जो पश्चिम के देश हैं उन्होंने ही सिनेमा को इतना आगे बढ़ाया कि आज वो कला के रूप में प्रदर्शित हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, सिनेमा आज के दौरान एक महत्वपूर्ण कला माध्यम है। ये काल हो गया है, कला है, ठीक है, कला माध्यम है। आज के दौर में हम कह सकते हैं जो सिनेमा है वो एक महत्वपूर्ण कला माध्यम बन चुका है, क्योंकि हम सिनेमा के अंतर्गत अन्य कलाओं या ये कहें बहुत सारी कलाओं को रख सकते हैं, जिसमें हमारा डांस हो गया, संगीत हो गया और हमारी म्यूजिशियन वगैरह हो गया और योगा वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें कला के अंतर्गत तो होती हैं, और ये सारी ही चीज़ें हमें एक फिल्म के अंतर्गत देखी जा सकती हैं, मूवी के अंतर्गत हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मूवी के अंतर्गत देख सकते हैं। इसीलिए जो सिनेमा है वो आज एक महत्वपूर्ण कला का माध्यम बन चुका है, क्योंकि ये जो है ये कला को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सिनेमा कला की सबसे बड़ी विशेषता। अब सिनेमा कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसको देख लेते हैं। सिनेमा एक बार में करोड़ों लोगों तक पहुंचकर किसी समस्या या संवेदन को व्यक्त कर
सकता है जो कि कई अन्य माध्यम नहीं कर सकता। यानी जो सिनेमा है वो एक ही बार में करोड़ों लोगों तक पहुंचकर किसी भी समस्या या किसी भी संवेद या फिर किसी भी बात को रख सकता है और या फिर कोई भी संदेश पहुंचा सकता है, जबकि और अन्य जो माध्यम है वो ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जैसे ही शाहरुख खान या सलमान खान या किसी भी अक्षय कुमार वगैरह की फिल्म रिलीज होती है तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मूवीज़ देखने जाते हैं हॉल में। तो एक ही डायलॉग बहुत सारे एक साथ ही एक डायलॉग या फिर ये कहें एक विचार को भेजा जा सकता है पूरी जनता के पास। जैसे कि अगर आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की जय हो, जिसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं कि थैंक यू मत बोलो, थैंक यू की जगह 3 लोगों की हेल्प करो और आगे 3 लोगों से बोलना कि वो 3 लोगों की हेल्प करें। तो ये एक चैन की तरह जुड़ जाएगी और सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करने लग जाएंगे। तो ये जो संदेश है ये सलमान खान द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर एक बात बताऊँ, अगर रेडियो वगैरह या फिर कहीं और ये संदेश बोला जाता तो वो थोड़े लोगों तक पहुंच पाता है। लेकिन जब ये मूवी में बोला गया तो करोड़ों लोगों ने एक साथ इस संदेश को देखा और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हुआ था कि हाँ थैंक यू मत बोलो, हेल्प करो, हेल्प करना अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए। तो उस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि एक संदेश हम मूवी के माध्यम या सिनेमा के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब आप इसमें कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि आप किस तरह से सिनेमा को एक कला विधा के रूप में देख सकते हैं, उसके सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है ये हमारी कला को बढ़ाने का कार्य करता है और यहाँ तक कि जो हमारी सिनेमा है वो भी अब एक कला माध्यम बन गया है जो कि लाखों लोगों में किसी भी संदेश को पहुँचाने के लिए एक सुचारू रूप से कार्य करता है। और कला विधा में सिनेमा को पहुँचाने के लिए पश्चिमी देशों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आई होप आपको ये सारा ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास पर परिचय दीजिए। यानी जो हमारी हिंदी सिनेमा है उसके उद्भव और विकास का एक परिचय दीजिए। एक परिचय आपको देना है कि किस तरह से हिंदी सिनेमा का उद्भव हुआ और विकास हुआ, किस तरह से उसका उदय हुआ और किस तरह से धीरे धीरे उसका विकास हुआ। आप इसके परिचय में क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। हिंदी सिनेमा हमारे ही समाज का एक हिस्सा है क्योंकि इसमें हमारे समाज की सांस्कृतिक जीवन स्तर और अनेक भूमिकाओं को चित्रित किया जाता है। यानी जो हमारी हिंदी सिनेमा है वो हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। क्योंकि इसमें हमारी ही समाज की, हमारी ही सांस्कृतिक, हमारे ही जीवन स्तर और हमारी ही भूमिकाओं को चित्रित किया जाता है। क्योंकि जो हमारी मूवीज़ बनती हैं वो हमारे ही तो समाज से रिलेटेड होती हैं, हमारी समाज से जो मुद्दे होते हैं, जो हमारी समाज में चल रहा होता है उसी के ऊपर तो बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति ने सिनेमा के साथ जुड़ाव को महसूस करते हैं और यह एक विकास का कारण भी है। और इसी की वजह से, क्योंकि जो मुद्दे होते हैं, मूवीज़ के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज से ही लिए गए होते हैं, इसीलिए व्यक्ति उनसे जुड़ाव महसूस करता है और ये एक विकास का भी कारण है। क्योंकि देखिए पहले रूढ़िवादिता थी, महिलाओं को बहुत कम आंका जाता था, लेकिन जैसे जैसे मूवियों ने विकास किया, मूवियों ने रूढ़िवादिता को ख़त्म करने का प्रयास किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो ये विकास भी तो हुआ, समाज ने भी तो उस चीज़ को अपनाया। क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक मुद्दों को रखा जाता है और मूवीज़ में हम अनेक मुद्दे देखे जा सकते हैं। जैसे कि बाल श्रम है, बाल श्रम के ऊपर मूवीज़ बनाई गई ताकि बाल श्रम को रोका जा सके और उस चीज़ पे एक्शन भी हुआ। अब बाल श्रम को रोका जाता है। ड्रग्स वगैरह हो गए, ड्रग्स वगैरह पे मूवीज़ बनाई जाती हैं, महिला तस्करी हो गई, इस चीज़ पे मूवी बनाई जाती है, जिससे जागरूकता तो होती है और समाज में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है कि हाँ उस चीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हिंदी सिनेमा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीय समाज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास कि किस तरह से हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास हुआ। भारतीय सिनेमा के अंतर्गत भारतवर्ष के नियमित सभी फिल्में आती हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। यानी हम ये कह सकते हैं हिंदी सिनेमा या फिर ये कहें भारत में जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, तमिल में हो, तेलुगु में हो, मलयालम में हो, पंजाबी में हो, किसी में क्यों ना हो, वो सारी ही फिल्म भारतवर्ष की फिल्मों के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुभाषीय देश है, इसलिए कोई भी लैंग्वेज में क्यों ना बनाई जाए वो हमारे भारत की ही मूवी मानी जाती है। ठीक है, सिनेमा के अंतर्गत हम विभिन्न पहलुओं को देख सकते हैं जिसमें संगीत, नृत्य, सामाजिक स्थितियां शामिल हैं। और सिनेमा के अंतर्गत हम अनेक पहलुओं को देख सकते हैं, अनेक चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा संगीत हो गया, नृत्य हो गया, सामाजिक स्थितियाँ हो गई, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम सिनेमा के अंतर्गत देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सिनेमा जो है उसका किस तरह से उसका विकास हुआ, चरण के हिसाब से अब हम देखेंगे कि फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण। आप
इसको ऐसे ही हेडिंग वाइज लिखना ताकि अच्छे से आप इसको डिफाइन कर पाएँ। पहली भारतीय फिल्म, अब हम देखेंगे पहली भारतीय फिल्म। 1913 में दादा साहेब फाल्के ने भारतीय महाकाव्य को आधार मानकर मराठी भाषा में पहली फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था। यह एक मूक फिल्म थी, यानी 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा एक फिल्म बनाई गई जो कि भारत की पहली फिल्म थी, ठीक है, और ये मराठी भाषा में बनाई गई थी और इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन ये फिल्म जो बनाई गई थी ये पहली फिल्म थी और ये एक मूक फिल्म थी, यानी इसमें बोला नहीं गया था, इसमें कोई भी साउंड नहीं था, ये बिल्कुल मूक थी और ये हमारी 1913 में बनाई गई थी और ये पहली फिल्म थी जो दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब ये फिल्म बना दी गई तो उसके बाद हमारी जो समाज की स्थिति थी, देखिए फिल्मों में महिलाओं के किरदार भी पुरुषों द्वारा निभाए जाते थे, यानी उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी जो महिलाओं के किरदार होते हैं फिल्मों में वो भी पुरुषों द्वारा ही निभाए जाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था फिल्मों में महिलाओं का काम करना बहुत ज़्यादा गंदा है। महिलाओं को फिल्मों में नहीं लिया जाता था, बहुत गंदा माना जाता था कि महिलाओं द्वारा फिल्मों में काम नहीं किया जा सकता, उनको बिल्कुल ही परमिशन नहीं थी। उस टाइम का समाज हमारा ऐसा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद बोलती फिल्म की शुरुआत। अब आप संवाद बोलती फिल्म की शुरुआत देखेंगे, यानी पहले हमने देखा कि जो बोलती नहीं थी, यानी वो फिल्म बिल्कुल नहीं बोलती थी, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं थी, और जो हमारी संवाद बोलती फिल्म थी वो थी आलमारा, जो कि भारतीय इतिहास की पहली बोलती फिल्म थी। यानी जो आलमारा है वो भारतीय इतिहास की सबसे पहली बोलती फिल्म थी और इसको 14 मार्च 1931 में प्रदर्शित किया गया था। यानी आलमारा जो थी वो 14 मार्च 1931 में बनाई गई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिल्मों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई, लेकिन 1947 के आसपास आधुनिक भारतीय फिल्म का उदय हुआ। यानी हम देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या फिर फिल्मों की जो संख्या है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उस टाइम पे समाज बिल्कुल रुक सा गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उस टाइम पे जो हमारी फिल्म वगैरह हैं वो बिल्कुल गिरावट के रूप में देखी जा सकती हैं। और 1947 के बाद में जो हमारी आधुनिक भारतीय फिल्म है उनका उदय हुआ, तो हम ये कह सकते हैं जो आधुनिक भारतीय फिल्म है वो 1947 के बाद में अस्तित्व में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं आधुनिक भारतीय फिल्म के उदय के साथ ही इसे समय के समाज को लेकर फिल्म बनाई जाने लगी। यानी जैसे जैसे हम आधुनिक भारतीय फिल्म में आए उसी टाइम पे या फिर उसके बाद में हमें समाज को लेकर देखी जाने लगी, क्योंकि अब समाज के मुद्दों पर फिल्में बनाई जाने लगी। क्योंकि 1947 में हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो उनके खिलाफ तो मूवीज़ नहीं बना सकते थे, यानी समाज की स्थिति तो नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी। लेकिन फिर भी समाज की स्थिति नहीं दिखा सकते थे क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। लेकिन जब हम लोग आज़ाद हो गए 1947 में, हम लोग आज़ाद हो गए, हमारा जो आधुनिक भारतीय फिल्म है उसका उदय हो गया, तो फिर जो समाज के मुद्दे होते हैं उनको लेकर फिल्म बनाई जाने लगी कि किस तरह से जो सामंत वगैरह होते थे, बड़े बड़े लोग होते जो कर्ज देते थे गरीब लोगों को, उनके ऊपर फिल्में बनाई जाने लगी कि किस तरह से वो समाज का शोषण करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, कर्ज देकर फिर उनका शोषण करते हैं, पूरी पूरी साल उनसे ब्याज लेते हैं। इन सभी मुद्दों को दिखाने जाने लगा और महिलाओं की स्थितियों पर फिल्में बनाई जाने लगी और जो हमारी समाज में स्थिति थी उसको लेकर फिल्में बनाई जाने लगी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लिख सकते हैं 1960 के दशक आते आते समाज में आम आदमी के मुद्दों को लेकर फिल्में बनाई जाने लगी। यानी 1960 का दशक आते आते जो समाज में आम आदमी के मुद्दे होते हैं, जो एक आम आदमी होता है वो जो जिन जिन समस्याओं से वो जूझता है या उसके जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर फिल्में बनाई जाने लगी। और 1950 और 1960 में भारतीय सिनेमा के इतिहास को स्वर्ण युग माना जाता है। 1950 और 1960 के जो इतिहास है उसको भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग, सबसे अच्छा युग माना जाता है। इस समय के प्रमुख कलाकार थे और इस समय जो प्रमुख कलाकार थे वो थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी, नरगिस आदि। यानी जो हमारे दिलीप कुमार हो गए, मीना कुमारी हो गई, नरगिस हो गई, ये सभी इस टाइम के ये प्रमुख कलाकार थे जिनकी वजह से इस टाइम को स्वर्ण युग भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बॉलीवुड में लगभग मसाला फिल्मों का आगमन
1970 के दशक में हुआ था। इस समय में प्रमुख अभिनेता अभिनेत्री थे, यानी हम कह सकते हैं जो बॉलीवुड है उसमें जो मसाला फिल्म है, जैसे कि आज की मसाला फिल्म होती है जिसमें स्टोरी होते हैं, मसाले होते हैं, नए नए ट्विस्ट होते हैं, ऐसी जो फिल्म है वो 1970 के दशक में आनी शुरू हुई थी। और इस टाइम पे जो प्रमुख अभिनेत्र और अभिनेत्रियां थी वो थे राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, इस टाइम के प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्री थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मनमोहन देसाई को कई लोगों ने मसाला फिल्मों के जनक के रूप में माना है, यानी मनमोहन देसाई को जो मसाला फिल्म होते हैं उनके जनक यानी उनके पिता के रूप में माना है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं ने ये जो मसाला फिल्म थी उनको बढ़ाने और उनको नई नई फिल्में ऐसी बनाने का कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप लिख सकते हैं 1980 तक आते आते महिलाओं ने भी ये फिल्मों में भागीदारी निभानी शुरू कर दी और 1980 आते आते जो महिलाओं की भूमिका थी अब वो भी फिल्मों में दिखाई जाने लगी, यानी अब महिलाएं भी फिल्मों में कार्य करने लगी थी। और 1990 तक आते आते शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, आमिर खान, जूली चावला आदि ने फिल्मों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1990 आते आते जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, माधुरी है, आमिर खान है, जूली चावला है, इन सभी ने फिल्मों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिल्मों को एक नए रूप में, एक आगे बढ़ाने के रूप में, या फिर ये कहें एक नया रूप और एक नई पहचान देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो है हिंदी फिल्मों में विषयवार कोटियों से क्या अभिप्राय है, चर्चा कीजिए तथा हिंदी सिनेमा क्या है। यानी हिंदी फिल्मों में जो विषयवार कोटियां होती हैं वो क्या हैं वो बताना है और हिंदी सिनेमा क्या है ये आपको बताना है। चलिए पहले देख लेते हैं सिनेमा क्या है। सिनेमा मुख्य रूप से मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन यह सूचना और शिक्षा देने का भी माध्यम है। यानी अगर हम मुख्य रूप से देखें जो सिनेमा है वो मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन जो सिनेमा है वो हमें सूचना और शिक्षा देने का भी कार्य करता है, क्योंकि हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है जब हम फिल्म वगैरह देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये समाज को शिक्षित करने और समाज का विकास करने में भी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंदी फिल्म की विषयवार कोटियां। किस तरह से हम हिंदी फिल्म की विषयवार कोटियों को देख सकते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्में। यानी हम देख सकते हैं कि जो फिल्में बनाई जाती हैं वो धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक आधार पर बनाई जाती हैं। धार्मिक जिसमें हम धर्म की चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि रामायण वगैरह हो गई, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारे धर्म से रिलेटेड होती हैं। पौराणिक जिससे हम पुराणों के बारे में पता लगा सकते हैं। ऐतिहासिक जिससे हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, इतिहास की चीज़ों के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे क्या चीज़ थी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, इसके बारे में, इसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है जो कि ऋतिक रोशन द्वारा बनाई गई है, और इस फिल्म का नाम है मोहनजोदारो। ये जो फिल्म है ये हमें मोहनजोदारो यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताती है, तो उस टाइम के समाज के बारे में हमें ऐतिहासिक रूप से पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि धार्मिक रूप से किस तरह से राजा हरिश्चंद्र का कहना था कि अगर हम धार्मिक फिल्म बनाएंगे तो जनता को ज़्यादा पसंद आएंगी। यानी धार्मिक फिल्मों को जो बढ़ाने का या बनाने का जो प्रयत्न किया गया वो राजा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया, और इनका मानना था कि अगर हम धार्मिक चीज़ों को अपनाएंगे, धार्मिक चीज़ें बनाएंगे तो जनता को ज़्यादा पसंद आएंगी, क्योंकि उस टाइम पे जो समाज था वो बहुत ज़्यादा भोला भाला था, धर्म में रहने वाला था। ऐसा नहीं था जो आज का समाज है। आज का समाज बहुत अलग है पुराने समाज से। पुराने समाज के लोग सिर्फ धर्म में विश्वास रखते थे, धर्म की चीज़ें देखते थे और बहुत ज़्यादा सीधे साधे से होते थे, तो इसीलिए वो धर्म की चीज़ों को बढ़ाते थे। धार्मिक फिल्मों में जैसे रामायण, महाभारत तथा अन्य महाकाव्य लिए जाते थे। यानी धार्मिक फिल्मों में हम कह सकते हैं जो रामायण है, महाभारत है और अन्य जो काव्य लिए जाते थे उनका यूज़ किया जाता था। मुझे अब भी पता है, मेरे भाई बहन जब बात करते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी मुझे ऐसे याद नहीं है, तो पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ टीवी था, उस टाइम पे महाभारत और रामायण आता था, मतलब महाभारत और रामायण टीवी पर दिखाया जाता था, तो पूरे गांव के लोग हमारे यहाँ आते थे महाभारत और रामायण देखने। तो ये जो है ये पुराने टाइम की समाज को दिखाता है, जो हमारे धर्म है उसको दिखाता है कि हाँ किस तरह से ये लोग धर्म को फॉलो करते थे और किस तरह से सिंपल जीवन जीने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है,
और इसके साथ में कबीर, तुलसीदास, संत आदि के जीवन को भी चरित्र किया जाता था। यानी जो महाभारत, महाकाव्य और रामायण है, ऐसी चीज़ें तो दिखाई जाती थी। और उसके साथ ही जो संत वगैरह होते थे जैसे कि कबीर, तुलसीदास, इनके चरित्र, इनके जीवन चरित्र को भी दिखाया जाता था कि ये किस तरह से रहते थे, इनका जीवन चरित्र कैसा था। और जो महान महान लोग थे उनके बारे में बताया जाता था ताकि समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है, अब ऐतिहासिक को देख लेते हैं। ऐतिहासिक फिल्म दो तरह की होती हैं, पहला ऐतिहासिक चरित्र पर आधारित, दूसरा ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित। यानी ऐतिहासिक फिल्म भी हम दो तरह की देख सकते हैं। पहला जो होता है वो चरित्र पर आधारित होता है, जैसे कि मुगले आजम हो गई या फिर ये कहें अकबर हो गई, ये सारी जो है ये चरित्र पर आधारित है, क्योंकि हम इसमें, या फिर ये कहें दिल्ली सल्तनत हो गई, ये जो फिल्म है ये हमारी चरित्र पर आधारित है, क्योंकि इसमें मुगलों के बारे में, अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। और जो हमारे ऐतिहासिक आधारित घटनाओं पर आधारित होती है, जैसे कि हमारी मोहनजोदारो जो फिल्म है, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है। और जो ऐतिहासिक फिल्म होती हैं, और कौन सी ऐसे ऐतिहासिक फिल्म है जो आपको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, और जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं मुगले आजम, ये भी हमारी एक ऐतिहासिक फिल्म है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। और कौन कौन सी ऐतिहासिक चरित्र और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्में हो सकती हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, क्योंकि ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, हिंदी सिनेमा में प्रेम संबंधित फिल्में। नायक और नायिका की प्रेम कथा दिखाई जाती थी, जिससे नायक और नायिका के बीच में कल्पात्र आ जाता था और उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था उन समस्याओं को दिखाया जाता था। यानी हम ये कह सकते हैं हिंदी सिनेमा में जो नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन जो होते हैं उनकी जो प्रेम कथा होती है उसके बारे में बताया जाता था, उनकी प्रेम कथा को दिखाया जाता था। और जब एक नायक और नायिका यानी हीरो हीरोइनों के बीच में प्यार हो जाता है तो उनके बीच में जो खलनायक आ जाता है यानी विलन आ जाता है, उसके बारे में दिखाया जाता था कि किस तरह से वो विलन को फेस करते हैं, क्या क्या समस्याएं उन्हें देखने को मिलती हैं और समाज में उन्हें किस तरह से देखा जाता था। इन सभी मुद्दों को लेकर फिल्में बनाई जाने लगी और किस तरह से उन्हें एक समाज में स्वीकृति दी जाती थी। और जो खलनायक होता था या तो वो लड़की का बाप होता था या लड़के का बाप होता था, तो ये सारी चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाने लगी थी। और लेकिन इन फिल्मों की एक अच्छी बात थी कि लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाते थे, यानी हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती थी प्रेम के अंतर्गत भी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, सामाजिक यथार्थ संबंधित फिल्में। यह समाज पर प्रकाश डालती हैं तथा समाज की समस्याओं को उजागर करती हैं। यानी जो सामाजिक यथार्थ संबंधित फिल्में बन रही वो समाज पर प्रकाश डालने का कार्य करती थी और जो समाज की समस्याएं होती हैं उन्हें उजागर करने का कार्य करती थी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी आती थी, पहला आप लिख सकते हैं सामाजिक सुधार संबंधित फिल्में। अछूत कन्या फिल्म के माध्यम से यह दिखाया गया है कि एक दलित लड़की और ब्राह्मण युवा को प्रेम हो जाता है। यानी देखिए, एक सामाजिक सुधार के रूप में एक फिल्म बनाई गई थी अछूत कन्या, जिसके अंतर्गत ये दिखाया गया है कि एक निचली दल की लड़की होती है यानी निचली कास्ट की लड़की होती है और उसे ब्राह्मण लड़के से प्रेम हो जाता है, दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन समाज उन्हें मिलने नहीं देता क्योंकि लड़का तो ब्राह्मण है और लड़की जो है वो निचले दल की है। तो इस वजह से ये जो भेदभाव है, ये जो प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस करी, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई ताकि जो समाज में सुधार की नीति है कि हाँ हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण और जो निचले दल है उसमें इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ग्रामीण यथार्थ संबंधित फिल्में। ग्रामीण परिवार या ग्रामीण व्यक्ति के सामने आने वाली चुनौतियां को इन फिल्मों में दिखाया जाता था। यानी जो ग्रामीण यथार्थ संबंधित फिल्में होती हैं उसमें ग्रामीण जो परिवार होते हैं, गांव के जो व्यक्ति होते हैं, उनके सामने जो आने वाली चुनौतियां होती हैं उनको इन फिल्मों में दिखाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जातिवाद और दलित यथार्थ संबंधित फिल्में। यानी जो जातिवाद होता है और जो दलित यथार्थवादी संबंधित समस्याएं होती हैं उनके ऊपर भी फिल्म बनाई गई। इन फिल्मों में जाति से संबंधित मुद्दों और दलित के मुद्दों को उजागर किया जाता था ताकि समाज में समानता को बढ़ाया जा सके और दलित और जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जा सके। यानी इन फिल्मों के अंतर्गत हम कह सकते हैं जो समाज में दलित लोग होते हैं और जो हमारी सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको देखा जा सकता है और जो हमारी जाति आधारित जो भेदभाव वगैरह होते हैं उनको दिखाया गया ताकि उनका जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सके। जो जाति आधारित दलित आधारित भेदभाव होता है उसको ख़त्म किया जा सके, इसलिए इन मुद्दों पर भी फिल्म बनाई गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं हिंदू मुस्लिम संबंधित फिल्में। हिंदू मुस्लिम संबंधों
को बढ़ाने के लिए फिल्म बनाई गई, जैसे कि मुगले आजम आदि। यानी हिंदू मुस्लिम जो संबंधित फिल्में हैं वो भी बनाई गई, क्योंकि आप भी जानते हैं 1947 के बाद में जब अंग्रेज गए तो वो फूट डाल कर गए थे हिंदू मुस्लिम में। तो उन समस्याओं को निपटने के लिए और हिंदू मुस्लिम में प्रेम भावनाओं को बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई गई जो भाईचारे के ऊपर थी, जो स्वतंत्रता के ऊपर थी, ताकि जो समाज है उसमें भाईचारा बनाया जा सके और जो हमारी हिंदू मुस्लिम सभ्यता हैं उनको बचाई जा सके। हिंदू की भी सभ्यता और मुस्लिम की भी सभ्यता, दोनों की सभ्यता को बचाई जा सके और दोनों की जो विचार हैं उनको समर्थन दिया जा सके, उनके समर्थकों का जो योगदान है वो किया जा सके। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं मुगले आजम, ये एक ऐसी फिल्म है जिसे सबने अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। आप इसमें क्या लिख सकते हैं, देशभक्ति और राष्ट्र संबंधित फिल्में। यानी उस टाइम पे देशभक्ति और राष्ट्र संबंधित फिल्में बनाई जाने लगी थी। अब देशभक्ति तथा राष्ट्र संबंधित फिल्में को बनाया जाने लगा, जिसमें स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाइयों को दिखाया जाता था, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं क्रांति, जुनून, लगन आदि। यानी हम कह सकते हैं अब देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर फिल्में बनाई जाने लगी, जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी उनके ऊपर फिल्में बनाई जाने लगी, जिसमें से कुछ फिल्में जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्रांति हो गया, जुनून हो गया, लगन हो गया। ये हमारी प्रमुख फिल्में हैं जो राष्ट्रीय संबंधित फिल्में हैं या फिर देशभक्ति संबंधित फिल्में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आप इसमें लिख सकते हैं स्त्री केंद्रित फिल्में। इसमें नारियों की स्थिति को दर्शाया जाता था और समाज में स्त्रियों की स्थिति और भूमिकाओं को दर्शाया जाता था। यानी नारी की जो स्थिति थी, यानी नारी या ये औरतों की जो स्थिति थी समाज में, अब उसको लेकर फिल्में बनाई जाने लगी कि स्त्रियों की जो स्थिति है उसको दिखाया जाने लगा कि समाज में उनकी क्या भूमिका है, किस तरह से हम देख सकते हैं। और आप इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि मदर इंडिया मूवी आई थी, जिसमें एक महिलाओं का उदाहरण दिया गया था जो कि अपने पूरे परिवार को संभालती है और सबसे लड़ती है, किस तरह से वो अपनी समस्याओं का समाधान करती है एक बहादुर औरत की तरह। ठीक है, तो अब इसमें जो महिलाएं होती थी उनको केंद्र मानकर भी मूवी बनाई जाने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं जीवनी परक फिल्म। इसके अंतर्गत खेलकूद से संबंधित फिल्म बनाई जाती हैं, जैसे MS धोनी, भाग मिल्खा, मेरी कॉम। यानी अब हम कह सकते हैं जो अन्य जो कलाएं हैं उनके ऊपर भी फिल्में बनाई जाने लगी, यानी खेल कूद के ऊपर फिल्में बनाई जाने लगी। इसके आप उदाहरण लिख सकते हैं MS धोनी जो कि धोनी जी के ऊपर है, भाग मिल्खा सिंह के ऊपर बनाई गई है, एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मैरी कॉम जो कि मैरी कॉम जी के ऊपर बनाई गई है। ये सभी हमारी अन्य खेल यानी खेल कूद से संबंधित फिल्में हैं जो लोगों को मोटिवेट करने का कार्य करती हैं, लोगों को प्रोत्साहित करती हैं ताकि वो अपने भी फ्यूचर में, अपने भविष्य में कुछ कर पाएँ। ठीक है, इसलिए ऐसी फिल्मों का भी उदय हुआ, ऐसी फिल्में भी बनाई जाने लगी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा निर्माण में कैमरे की भूमिका एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी सिनेमा में कैमरे का क्या रोल है, किस तरह से कैमरे की भूमिका होती है और किस तरह से हम कह सकते हैं कैमरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर देखिए कैमरा नहीं होगा क्या हम मूवी को रिकॉर्ड कर पाएंगे? अगर मेरे पास कैमरा ना हो क्या मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँगी? क्या मैं आप तक अपनी बात को पहुँचा पाऊँगी? तो जवाब होगा नहीं। तो इसीलिए कैमरा जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए। चलिए पहले हम कैमरे के ऊपर देख लेते हैं कैमरा है क्या और कैमरा किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। सिनेमा में कैमरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्मों में जो भी दिखाई जाता है वह कैमरे के द्वारा ही शूट किया जाता है। यानी देखिए सिनेमा में जो कैमरा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कैमरे द्वारा ही जो भी फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो सभी कैमरे द्वारा ही शूट किया जाता है। अगर कैमरा ना हो क्या उस सभी चीज़ों को शूट किया जा सकता है, वो सभी चीज़ें हमारे सामने आ पाएंगी? तो जवाब होगा नहीं। तो इसीलिए कैमरा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सभी चीज़ों को शूट करता है और सभी चीज़ों को दर्शकों के सामने लाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैमरे की भूमिका, यानी कैमरे की क्या भूमिका है। पहला लिखेंगे आप लोग चरित्र। कैमरे द्वारा किसी चरित्र पर महत्वपूर्ण प्रकाश दिया जाता है। यानी कैमरा ही होता है जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र को दिखाता है, हाँ वो किसका रोल निभा रहा है और किस तरह से रोल निभा रहा है। तो चरित्र जो दिखाता है, चरित्र पर जो प्रकाश डालता है वो कैमरा ही तो होता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे परिवेश का वर्णन करने में, यानी हमारा जो परिवेश है, हमारा जो वातावरण है, उस चीज़ के बारे में हमें कैसे पता चलता है? देखकर पता चलता है, और जिसका वर्णन हमें कैमरे द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप इसमें क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भावों की अभिव्यक्ति।
अगर कैमरा ना हो क्या हम भावों को देख सकते हैं कि जो हीरो है वो क्रोध कर रहा है, प्रेम कर रहा है, या फिर वो अच्छे मूड में है, किसी तरह के मूड में है, अपनी वो भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाएगा। तो भावों की जो अभिव्यक्ति होती है वो कैमरे द्वारा ही की जाती है। और अगर कैमरा अच्छा ना हो या फिर ये कहें कि कैमरा अच्छे से शूट ना कर पाए तो भावों की जो सही अभिव्यक्ति है या भावों को जो सही तरीके से दिखाया जाना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कैमरे की बहुत बड़ी भूमिका होती है भावों को अभिव्यक्त करने में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सौंदर्य निरूपण। व्यक्ति या वस्तु के सौंदर्य को और अच्छा दिखाया जाता है कैमरे द्वारा। यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के जो सौंदर्य होता है, उसकी जो खूबसूरती है, उसे और ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है कैमरे द्वारा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी भी फ्लावर यानी फूल या किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल फ़ोन से फ़ोटो खींच लीजिए और वही उसी व्यक्ति का और उसी फूल का अगर आप एप्पल के फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा, क्योंकि दोनों की क्वालिटी बहुत अलग होगी। तो वो जो सौंदर्य प्रदर्शन होता है, आपको जो नॉर्मल कैमरा होगा वो इतना अच्छा सौंदर्य नहीं दिखा पाएगा, पर जो एप्पल का कैमरा होगा वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को दिखा पाएगा। उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो सौंदर्यता है, वो उसको बढ़ाकर ही दिखाएगा। ठीक है, इसलिए कैमरा जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के भी सौंदर्य को बढ़ाकर दिखाने में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उत्सुकता पैदा करने में। यानी कैमरा जो होता है वो उत्सुकता पैदा करने में भी भूमिका निभाता है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। कैमरे द्वारा दर्शकों में उत्सुकता पैदा की जाती है, क्योंकि जैसे ही नायक आता है फिल्म में उसके जूतों को दिखाया जाता है। देखिए, कैमरे द्वारा ही जो दर्शक होते हैं उसमें उत्सुकता पैदा की जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे आप अगर मूवीज़ वगैरह या नाटक वगैरह भी देखते होंगे, खासकर जो हिंदी नाटक होते हैं, यानी हमारे जो नाटक होते हैं उसमें दिखाया जाता है एक ही सीन को बार बार जूम इन जूम आउट करके दिखाया जाता है। क्योंकि जो दर्शक होते हैं उनकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो सबसे पहले गेट खुलता हुआ दिखाएंगे, और गेट खुलने के बाद में फिर वो नीचे से दिखाते हुए शुरू करते हैं। पहले उसके जूते दिखाएंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर उसकी टांगें दिखाएंगे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, इस तरह से लास्ट में जाके उसके फेस को दिखाते हैं, फिर जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट ऐसे करते हैं। और अगर जैसे आप नाटक वगैरह देखते हैं तो उसमें एक ही चीज़ को अगर वो फेस दिखाते हैं तो क्या 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 ऐसे वाला जो डायलॉग होता है वो आपने देखा होगा। वो क्या है, वो कैमरे की भूमिका ही है जो कि दर्शकों में उत्सुकता पैदा करने का कार्य करती है। तो कैमरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सिनेमा में कैमरे के शॉट्स, कि किस तरह से सिनेमा में कैमरे के शॉट लिए जाते हैं और कितने टाइप के शॉट्स होते हैं। यानी फिल्म बनाने में जो कैमरे की भूमिका होती है उसको आप लिख सकते हैं इसके हेडिंग में, या फिर हम इसको शॉट कह सकते हैं कि कैमरे द्वारा जो शॉट लिए जाते हैं अब हम उनको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहला जो शॉट होता है या पहला जो लिख सकते हैं आप, वो है हमारा एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, इसके अंतर्गत बहुत दूर की शॉट को लिया जाता है। यानी एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के अंतर्गत जो बहुत दूर की चीज़ें हैं उनको लिया जाता है। लॉन्ग शॉट जो कम दूर की चीज़ें होती हैं उनको लिया जाता है और नायक नायिकाओं पर केंद्रित होती है। यानी जो लॉन्ग शॉट होता है, जो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट होता है, वो उसमें बहुत दूर दूर की चीज़ें ली जाती हैं, और जो लॉन्ग शॉट होता है उसमें कम दूर की चीज़ें ली जाती हैं, और जो नायक नायिका होती हैं उन पर फोकस ज़्यादा रहता है, यानी उनको फ्रेम में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं क्लोजअप शॉट। इसमें किसी भी नायक की नायिका को बहुत ज़्यादा पास से दिखाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पास से दिखाया जाता है, इसीलिए इसे क्लोजअप शॉट कहा जाता है, जिसमें नायक नायिका को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट का मतलब इसमें बहुत पास से शॉट को लिया जाता है, यानी जो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट होता है उसमें बहुत पास से शॉट को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा मिड क्लोजअप शॉट। मिड क्लोजअप शॉट का मतलब होता है इस शॉट के अंतर्गत ना ही ज़्यादा करीब होते हैं और ना ही ज़्यादा दूर की वस्तुओं को लिया जाता है। यानी ये जो शॉट होता है इसके अंतर्गत ना तो ज़्यादा करीब की चीज़ों को लिया जाता है, ना ही ज़्यादा दूर की चीज़ों को लिया जाता है। और जो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट होता है उसमें बहुत ज़्यादा पास की चीज़ों को लिया जाता है, और जो मिड क्लोजअप शॉट होता है उसमें ना ज़्यादा दूर की चीज़ें होती हैं, ना ज़्यादा पास की चीज़ें होती हैं, उसमें मिड वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे और कौन कौन से शॉट होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मिड शॉट। जब किसी शॉट को विस्तार से
दिखाया जाता है तो वह मिड शॉट कहलाता है। यानी जब किसी भी शॉट को पूरी डिटेल में दिखाया जाए, पूरे विस्तार से दिखाया जाए, जैसे कि अगर हीरो की एंट्री है तो उसे पूरे विस्तार से दिखाया जाता है। पहले फर्श दिखाया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी जूते दिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद में उसकी टांगें दिखाई जाती है, पूरे विस्तार में दिखाया जाता है, और लास्ट में उसका फेस दिखाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? मिड शॉट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वाइड शॉट। जब फ्रेम में नायक और नायिका के चेहरे के अलावा आसपास की चीज़ों को नहीं लिया जाता है या सर और पैर के अलावा और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो वाइड शॉट कहलाता है। यानी जब नायक और नायिका के फेस के अलावा और किसी चीज़ को कवर ना किया जाए या फिर स्पेसिफिक किसी चीज़ को कवर किया जाता है, जैसे कि जूतों को कवर करते हैं, या फिर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा हीरोइन वगैरह होती हैं तो उनकी बालियाँ वगैरह, उनके बाल वगैरह इस तरह से कवर किए जाते हैं कि और किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। सॉन्ग वगैरह में आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, या फिर हीरो की एंट्री है और जब उसका फेस दिखाया जाता है तो उसके फेस पे पूरा फोकस होता है और किसी चीज़ को नहीं दिखाया जाता, तो वो वाइड शॉट कहलाता है। या फिर जूतों वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, किसी भी चीज़ पे जब बहुत ज़्यादा फोकस करके दिखाया जाता है तो वो वाइड शॉट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वेरी वाइड शॉट। इसके अंतर्गत नायक के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी दिखाया जाता है। यानी जब वेरी वाइड शॉट दिखाया जाता है तो उसके अंतर्गत नायक और नायिका को तो दिखाते ही हैं, लेकिन उसकी जो आसपास का वातावरण होता है, जो आसपास की चीज़ें होती हैं, उनको भी दिखाया जाता है। आई होप आपको ये सभी शॉट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी शॉट में डाउट हो कि इसके अंतर्गत क्या है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उल्लेख कीजिए तथा वैश्वीकरण के बाद सिनेमा में क्या बदलाव आया है, व्याख्या कीजिए। यानी सिनेमा में तकनीकी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, तकनीकी क्यों इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है सिनेमा में, और वैश्वीकरण के बाद जो सिनेमा में बदलाव आए हैं वो क्या हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे लिख सकते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति की वजह से सिनेमा पर तकनीकी का प्रभाव बढ़ा और तकनीकों के कारण सिनेमा का विकास हुआ। यानी 20वीं शताब्दी के बाद ही जब हमारी औद्योगिक क्रांति आई थी, उसके बाद ही जो सिनेमा है उसमें भी तकनीक का जो प्रभाव था वो पड़ता हुआ हमें दिखाई देने लगा, और जो तकनीक है उसकी जो हस्तक्षेप है सिनेमा में वो बढ़ गई और तकनीक ने सिनेमा का विकास किया। पहले जब पुराने टाइम पे फिल्में बनाई जाती थी तो सुबह का वेट किया जाता था अगर सुबह का सीन शूट करना है, शाम का वेट किया जाता था अगर शाम का सीन शूट करना है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज दिन को ही रात बना दिया जाता है और रात को ही दिन बना दिया जाता है। पहले बाढ़ वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं लिया जाता था क्योंकि उसे हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते थे। अब तो बाढ़, तूफान, आंधी सारी चीज़ें फिल्मों में दिखा दी जाती हैं क्योंकि अब जो है हम तकनीक का यूज़ करते हैं, उनमें हम तकनीक का यूज़ करते हैं और उन्हें ना होते हुए भी हम उन्हें प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सिनेमा के विकास में तकनीक का योगदान, कि किस तरह से सिनेमा के विकास में तकनीक ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिल्मों में तकनीक का प्रयोग होता था लेकिन पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर नहीं थी। यानी पहले जो फिल्मों में तकनीक का यूज़ होता था वो बहुत कम लेवल पे होता था। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होता था क्योंकि हम शूट वगैरह करने के लिए कैमरा का तो यूज़ करते हैं और कैमरा भी तो तकनीक ही है, तो हम कह सकते हैं तकनीक का प्रयोग होता था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से वो तकनीक पर ही निर्भर थी। लेकिन आधुनिक समय में फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहानी और संवेदन शून्य हो गए हैं। यानी अब हम कह सकते हैं आधुनिक टाइम पे जो फिल्में हैं उसमें स्पेशल इफेक्ट का इतना ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया है कि अब ना तो फिल्मों में कोई कहानी होती है, ना ही कोई संवेदनशील या फिर कोई शून्य होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ स्पेशल इफेक्ट और कुछ नहीं होता फिल्मों में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इन सारी चीज़ों को आज की हम मूवीज़ में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट का यूज़ किया जाता है और ना ही कोई उनमें कहानी होती है, ना ही कोई उनकी कथा होती है, ना ही उनमें कोई मोटिव होता है, बस ऐसी बना दी जाती हैं और स्पेशल इफेक्ट डाल दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम बाहुबली फिल्म को देख सकते हैं। यानी अगर हम इसका उदाहरण दें, स्पेशल इफेक्ट का उदाहरण दें, तो उसमें बाहुबली फिल्म को लिख सकते हैं। देखिए बाहुबली फिल्म जो है उसमें बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट का यूज़ किया है। अगर आपने बाहुबली फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि वो एक झरना चढ़ता है, बहुत बड़ा झरना होता है। वो रियलिटी में ऐसा नहीं है, या ये कहें रियलिटी में तो वह है ही नहीं, वो उसे स्पेशल इफेक्ट्स द्वारा बनाया गया। वो शिवलिंग को उठाता है,
पर वो रियलिटी में नहीं उठाता। वो बहुत भारी होता है शिवलिंग, हमें लगता है कितना भारी शिवलिंग उठा लिया, पर रियलिटी में तो कोई शिवलिंग होता ही नहीं है, वो भी स्पेशल इफेक्ट होता है। उसमें युद्ध वगैरह दिखाई जाती है, इतनी सेना दिखाई जाती है, क्या वो रियलिटी में होती है? नहीं, वो भी एक स्पेशल इफेक्ट का ही उदाहरण है। तो बाहुबली एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा स्पेशल इफेक्ट का, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके, ताकि आप एग्जाम टाइम में वो चीज़ भूल ना जाए, इसलिए मेरे साथ भी शेयर कर लेना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कुछ नायकों की फिल्में भी तकनीकों पर पूरी तरह निर्भर होती हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन की फिल्में तकनीकों पर आधारित होती है, और कुछ नायक भी ऐसे होते हैं जिनकी जो फिल्में हैं वो पूरी तरीके से तकनीकों पर आधारित होती हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन, इनकी फिल्में पूरी तरीके से तकनीकों पर आधारित होती है। क्योंकि आप इनका उदाहरण ले सकते हैं क्रिश। क्या क्रिश रियलिटी में उड़ सकता है? क्या क्रिश के पास रियलिटी में सुपर पावर है? तो ये सभी क्या है, ये तकनीकों के ऊपर ही तो आधारित है। ये तकनीकी वजह से ही तो हमें ये सारी चीज़ें इफेक्ट डाल के हमें दिखाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है क्रिश का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तकनीकों के अधिक प्रभाव से फिल्मों की मूल आत्मा से खिलवाड़ तो हुआ है, लेकिन बिना तकनीक के ज्ञान और विज्ञान के नए संदर्भ और साधनों को दिखाना भी कठिन है। यानी हम कह सकते हैं जो तकनीक है उसकी वजह से जो हमारी फिल्म है उनकी जो मूल आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, लेकिन जो तकनीक है उसकी वजह से, या फिर ये कहें बिना तकनीक के क्या ज्ञान और विज्ञान को दिखाना संभव है? क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? तो जवाब होगा नहीं। तो इसलिए तकनीक भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एनिमेशन द्वारा दिखाए गए दृश्य भ्रमिक दृश्य होते हैं, और जो एनिमेशन यानी हमारी तकनीक द्वारा जो दृश्य दिखाए जाते हैं वो रियलिटी में नहीं होते, वो एक भ्रमिक दृश्य होते हैं, वो झूठ होते हैं, वो सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो एनिमेशन में होती है वो रियलिटी में नहीं होती है, और आजकल एनिमेशन का ही ज़माना है, तो भ्रमित करने का ही ज़माना है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैश्वीकरण के बाद सिनेमा में बदलाव। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के बाद जो सिनेमा में बदलाव आए हैं। वैश्वीकरण के कारण फिल्मों में अब वैश्विक स्तर के मुद्दों को लेकर फिल्में बनाई जाने लगी हैं। यानी हम ये कह सकते हैं वैश्वीकरण के बाद जो वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं उनमें फिल्म बनाई जाने लगी, जैसे कि अब फिल्मों के मुद्दे ड्रग्स, नारी तस्करी, आतंकवाद मुद्दे हैं, और ये जो मुद्दे हैं ये विश्व स्तर के हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गया, नारी तस्करी हो गया, आतंकवाद हो गया, ये सभी मुद्दे विश्व स्तर के मुद्दे हैं, और इन्हीं पर अब फिल्में बनाई जाती हैं जो कि विश्व को प्रभावित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण अब हम किसी भी भाषा में फिल्मों को देख सकते हैं। यानी वैश्वीकरण के कारण ही हम अब किसी भी भाषा, किसी भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, किसी की भी मूवीज़ देख सकते हैं। जैसे कि आपने भी देखी होंगी, मैं भी देखती हूँ, एवेंजर्स मूवी हो गई, या फिर हमारी थैनोस वगैरह, ये हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, इनको देखती हूँ। क्या आप भी देखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। ये भी, क्योंकि मुझे भी हॉलीवुड की मूवी देखना पसंद है, और जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी है वो भी मैंने देखी है। आई होप आपने भी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, हॉलीवुड की है। पर ये कैसे पॉसिबल है? ये वैश्वीकरण की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि अब हम इनको डब कर सकते हैं। अगर मैं वैसे देखती तो शायद मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता, पर अब इन चीज़ों को डब कर दिया जाता है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। तो हम अपनी जो विचार हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो भी हम आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा में क्या महत्व है? आइटम सॉन्गों का प्रयोग समाज को कैसे प्रभावित करता है? यानी सिनेमा में आइटम सॉन्ग जो होते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और वो किस तरह से समाज को प्रभावित करते हैं, नकारात्मक भी, सकारात्मक भी, सारी चीज़ें हमें बतानी है। यानी किस तरह से जो सिनेमा है उसमें आइटम सॉन्ग का यूज़ किया जाता है और वो किस तरह से समाज को प्रभावित करती हैं, इस बारे में बताना है। इसमें आप लिख सकते हैं, फिल्मों में गीतों का महत्व बहुत ज़्यादा है। गीतों को सुनकर आनंद, खुशी, उत्साह की भावना पैदा होती है। यानी हम कह सकते हैं फिल्मों में जो गीत होते हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और उनको सुनकर आनंद, सुख और उत्साह की भावना पैदा होती है। क्योंकि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए तो वो ब्रेकअप सॉन्ग सुनता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो वो हैप्पी वाले सॉन्ग सुनता है, अगर कोई मोटिवेट होना चाहता है तो वो मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुनता है। तो ये बहुत सारे उत्सुक पैदा करने के लिए हमारी जो भावनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, फिल्मों के रिलीज से पहले ही गानों को रिलीज कर दिया जाता है। आपने भी ये देखा होगा, फिल्म आती नहीं है, पहले गानों को रिलीज कर दिया जाता है। जितना ज़्यादा गानों को देखा जाता है उतने ही ज़्यादा लोग फिल्म
के रिलीज़ होने पर फिल्म देखने जाते हैं। तो गानों को रिलीज़ ही क्यों किया जाता है? तो गानों को रिलीज़ ही इसलिए किया जाता है ताकि जब फिल्म रिलीज़ हो तो ज़्यादा संख्या में लोग जा पाएँ। अगर किसी का भी गाना रिलीज़ होता है तो अगर वो फेमस हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, लोगों की जो दिलचस्पी होती है वो बढ़ जाती है फिल्म को देखने के लिए कि हाँ वो वाली मूवी देखनी है। तो इसीलिए ही गानों को पहले रिलीज़ किया जाता है ताकि थोड़ी सी दर्शकों को पता चल जाए कि फिल्म में क्या है, कौन सी हीरोइन है, किस तरह से रोल किया गया है, और दर्शक जो हैं वो उत्सुक हो जाए मूवी देखने के लिए। ठीक है, इसलिए गानों का महत्व बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे गीतों का महत्व। भारतीय समाज में गीतों का स्थायी महत्व है। संगीत भारतीय समाज की आत्मा है। गीत और संगीत का आधार वेदों को माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं भारतीय समाज में जो गीतों की स्थिति है वो स्थायी स्थिति है, और भारतीय समाज में गीत जो है या संगीत जो है वो एक आत्मा के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि जो हमारे गीत हैं वो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। वेदों को गीतों का जनक माना जाता है, यानी वेदों से ही गीत लिए गए हैं। जैसे जैसे मुख्य फिल्मों का दौर बढ़ता गया वैसे ही फिल्मों में गीतों का प्रभाव बढ़ने लगा। उदाहरण के लिए हीर और रांझा फिल्म में जितने भी गानों का प्रयोग किया गया है वह सभी नायक और नायिका की कहानी पर आधारित हैं। यानी पहले यूज़ नहीं था गानों का, लेकिन जब मुख वाली यानी बोलने वाली फिल्मों का यूज़ होने लगा, बोलने वाली फिल्में चलने लगी, तो वैसे वैसे ही जो हमारे सॉन्ग होते हैं उनकी जो भूमिका है वो बढ़ने लगी। जैसे कि उदाहरण के लिए आप हीर और रांझा मूवी जो है उसमें जितने भी सॉन्ग हैं वो सभी नायक और नायिका की कहानी पर आधारित हैं। जितने भी सॉन्ग हैं सारे ही नायक और नायिका की कहानी से रिलेटेड हैं, नायक नायिका के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 90s के दशक में आई फिल्म आशिकी के गीत अभी भी गाए जाते हैं जो भारतीय समाज को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए 90s के समय में आई थी आशिकी। इस फिल्म के आपने भी कोई ना कोई गीत ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही और इस फिल्म से ज़्यादा इसके जो सॉन्ग थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे। तो आपने भी कभी ना कभी इसके ज़रूर सॉन्ग सुना होगा आशिकी मूवी का। तो ये जो है ये गीतों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देता है। 18 और 19 के दशक आते आते गीतों को तेज़ी से बदल दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं 18 और 19 का दशक आते आते जो गीत थे उसमें तेज़ी से परिवर्तन देख सकते थे, और अब गीतों के स्वरूप को बदल दिया गया और अब के जो गीत थे अब उनको बदल दिया गया। पहले बहुत ज़्यादा सिंपल और नायक नायिका वाले गीत होते थे, पर अब जो गीत हैं उन्हें बदल दिया गया। किस तरह से, चलिए देखते हैं। जो नए गीत आए थे वो थे आइटम गीत, यानी आइटम सॉन्ग यूज़ किए जाने लगे। अब हम देखेंगे आइटम सॉन्ग का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आइटम गीतों को मुख्य रूप से फिल्मों में जबर डाला जाता है। ऐसे गीत जिनका फिल्मों में कहानी से कोई भी लेन देन नहीं होता, यानी जो आइटम सॉन्ग होते हैं वो फिल्मों में ज़बरदस्ती डाले जाते हैं, उनका कोई लेन देन नहीं होता फिल्मों में, यानी उनका कोई भी रोल नहीं होता, या फिर ये कहें उनकी कोई भी स्टोरी नहीं होती फिल्मों में, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है। जैसे कि आपने तमिल का वो गाना सुना होगा ऊ वंटा वाऊ वंटा मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, पर ये गाना जो है, और जो चिकनी चमेली ये गाना हो गया, और बहुत सारे ऐसे मुन्नी बदनाम हुई, ये बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनका मूवीज़ से कोई भी रिलेशन नहीं है। जो हमारा सलमान खान की फिल्म है उसमें जो मुन्नी बदनाम हुई ये गाना है, क्या कहीं इसका कोई रिलेशन था? नहीं था, वो सिर्फ आइटम सॉन्ग डाल दिया गया। तो यही है कि ये जो सॉन्ग होते हैं इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही ज़बरदस्ती डाल दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं आइटम गीतों का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए खतरा है। और हम देख सकते हैं जो आइटम सॉन्ग होते हैं उनका समाज पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए एक खतरा के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि आइटम सॉन्ग जो होते हैं वो समाज के हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और उनकी सोच को भी प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम इनका नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समाज में रहने वाले बच्चों को गीतों को देखकर दोषपूर्ण कार्य करते हैं, जिससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो युवावस्था के लोग होते हैं वो ऐसे ही सॉन्ग जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं उनको देखकर दोषपूर्ण कार्य करने लगते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिसका हम समाज में एक दुर्व्यवहार या फिर
प्रभाव देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तियों को आइटम गीतों की लत लग जाती है, यानी जो आइटम सॉन्ग होते हैं वो लत लगाने वाले सॉन्ग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिन्हें आइटम सॉन्ग की लत लग जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों पर आइटम गीतों का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को आइटम सॉन्ग देखने से रोकना चाहिए। यानी हम देख सकते हैं कि बच्चों पर, जो छोटे बच्चे होते हैं या ये कहें जो युवा अवस्था के बच्चे होते हैं, उन पर आइटम सॉन्ग से गलत प्रभाव पड़ता है, वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। इसीलिए माता पिता को बच्चों को आइटम सॉन्ग्स देखने से रोकना चाहिए, ताकि वो अपने आप को गलत चीज़ों में जाने से रोक पाएँ, क्योंकि उनमें इतनी तो समझ होती नहीं है कि वो सही और गलत को पहचान पाएँ। बस जो उन्हें सही लगता है वो चीज़ें कर लेते हैं, पर वो सही नहीं होती हैं एक्चुअल में। तो इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है कि उन्हें आइटम सॉन्ग से दूर रखा जाए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ओके, कमेंट बॉक्स में। और आप भी बताना क्या आप भी सुनते हो आइटम सॉन्ग्स, ठीक है, ये भी बताना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो है मुग़ल-ए-आज़म फिल्म की समीक्षा कीजिए। यानी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी फिल्म का नाम देकर कि मुग़ल-ए-आज़म जो फिल्म है उसकी समीक्षा कीजिए, उसके बारे में बताइए। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मदर इंडिया फिल्म की समीक्षा कीजिए। कोई भी फिल्म आ सकती है, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज लेकर जाना है फिल्म्स के ऊपर, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें फिल्म वगैरह के ही ऊपर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आप मुग़ल-ए-आज़म ये जो फिल्म है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। और जो मदर इंडिया फिल्म है ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सर्च कर लेना। जो मुग़ल-ए-आज़म है इसमें हम अकबर और सलीम और अनारकली के बारे में ये सारी चीज़ें देखते हैं, और जो मदर इंडिया है इस फिल्म में सामाजिक स्थिति को दिखाया गया है। तो आप इन दोनों ही फिल्मों को देख लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। यहाँ ये आपकी पूरी बुक यानी होल बुक की एक्सप्लेनेशन पूरी होती है, और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे ही कवर हो जाते हैं। एंड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और क्वेश्चन पेपर के लिए और सब्जेक्टों के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जब यहाँ तक आए हो तो लाइक करना भी मत भूलना, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।